नमस्कार बच्चों। हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित निबंध भारतीय संस्कृति। और कल हमने पढ़ा था कि संस्कृति का अर्थ गुलाब राय जी ने बताया था किसी चीज़ को सुधारना, संवारना, संरक्षित करना, पहले से बेहतर बनाना जो है वह संस्कृति कहलाता है। और इस प्रकार संस्कृति का अर्थ हुआ हमारे वे संस्कार जो निखरे हुए हैं, सुधरे हुए हैं, परिष्कृत हैं और जो हमारी देश की या स्थान विशेष की रीति रिवाज, परंपराएं, विचार सरणियां आदि की द्योतक है। आज उससे आगे का अंश देखिए। संस्कृति का बाह्य पक्ष भी होता है और आंतरिक भी। उसका बाह्य पक्ष आंतरिक पक्ष का लगभग प्रतिबिंब जैसा होता है, क्योंकि हमारे बाहरी आचार हमारे विचारों और हमारी मनोवृत्तियों के ही परिचायक होते हैं। संस्कृति एक देश विशेष की उपज होती है और उस देश के भौतिक वातावरण, उसमें पालित, पोषित और परिवर्धित विचार जो हैं, उनसे उस देश की संस्कृति का संबंध होता है। आगे वे कहते हैं कि भाषा देखने में संस्कृति का बाहरी अंग लग सकता है या लगता है, लेकिन दरअसल भाषा जो है वह उस देश की संस्कृति की और उस देश की लोगों की मनोवृत्ति का परिचायक होती है। जैसे वे भारतीय संस्कृति का उदाहरण देके कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में कुश अर्थात कुशा, गाय और ऐसी चीजों की बहुलता है। तो हमारे देश की संस्कृति में कई सारे शब्द उसी से जुड़ करके बने हैं। जैसे एक शब्द है कुशल। अब कुशल का अर्थ है प्रारंभ में वह व्यक्ति जो कुश ला सकता था वह कुशल कहलाता था। अब कुश लाना उतना आसान काम नहीं रहा होगा, इसलिए बाद में इस शब्द का अर्थ हो गया वह व्यक्ति जो अन्य कामों को कर सकने में भी समर्थ है। और ऐसे ही एक शब्द है प्रवीण, जिसका अर्थ है जो वीणा बजाने में कुशल है। यह प्रारंभिक अर्थ है इसका। आज प्रवीण का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी कार्य विशेष को करने में कुशल है। मूलतः संस्कृत में इसके लिए इसकी व्याख्या की गई है प्रकर्षः वीणायाम प्रवीणः, अर्थात जो वीणा को प्रकृष्ट ढंग से बजा सके, उत्कृष्ट ढंग से बजा सके, वह प्रवीण है। इसी प्रकार से हमारी भाषा में गाय का बड़ा महत्व है। इसीलिए बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका प्रारंभ गो शब्द से होता है, गोध्वनि से होता है। जैसे गोधूली वेला, गोष्ठी, गवेषणा, गवाक्ष, खिड़की को गवाक्ष कहते हैं, गुरसी, अंगीठी जो गोरसी से बनी होती है जिसके ऊपर गाय का दूध औटाया जाता था, गोपुच्छ, नाटक का अंतिम हिस्सा जो है वह गोपुच्छ कहलाता है, गौमुखी जिसके अंदर माला फेरी जाती है या जहां से पानी गिरता है, या एक आकार विशेष जो गाय के मुख की तरह से है। ऐसे ही गोपन अर्थात छिपाना, यह शब्द भी गौ से संबंध रखता है। जो वस्तु पाली और सुरक्षित रखी जाती है वह छिपा करके भी रखी जाती है। इस प्रकार से गाय चूंकि हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंश है, इसलिए गाय से जुड़े हुए शब्दों की हमारी संस्कृति में बहुलता है। फिर वे कहते हैं कि किसी देश का भूगोल जैसा होता है, उस देश की लोकोक्ति और मुहावरे भी उसी से मिलते जुलते पनपते हैं। जैसे भारत गर्म देश है, इसलिए यहाँ हृदय को शीतल करना एक अच्छा मुहावरा है। लेकिन बाकी देश जो ठंडे हैं, वहां पर उनकी परिस्थिति के अनुकूल वार्म रिसेप्शन, कोल्ड ट्रीटमेंट आदि तरीके के मुहावरे हैं। ब्रेकिंग द आइस, मौन भंग करने के अर्थ में काम में लिया जाता है, क्योंकि वहां आइस ठंडेपन का प्रतीक है और मौन भी ठंडेपन का ही द्योतक है। अंग्रेजी का प्रयोग किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन वहां की हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचायक है। हमारे यहाँ इसका अनुवाद हुआ एक ढेले में दो पंछी, लेकिन इसमें वह मधुरता नहीं है जो हमारे संस्कृति में उपजे हुए
इस मुहावरे में है एक पंथ दो काज। इसे उसको कहते ही हमको गोरस बेचन हर मिलन एक पंथ दो काज की याद आ जाती है। कहने का मतलब ये कि यह जो मुहावरा है एक पंथ दो काज, यह ज्यादा मधुर है और इसमें कवियों की, लेखकों की रचनात्मक सौंदर्य का पता चलता है। जैसे कोई गोपी जब दूध बेचने जाती है तो वो कहती है गोरस बेचन हरि मिलन, कि वह क्यों गोरस बेचने जा रही है, क्योंकि वह गोरस भी बेच रही है और ईश्वर से भी मिलने जा रही है, श्री कृष्ण से भी मिलने जा रही है, और इस प्रकार से एक पंथ दो काज कर रही है वो। इसी तरीके से हमारा रहन सहन, हमारी पोशाक आदि भी जातीय परिस्थिति अर्थात हमारे राष्ट्र की जो परिस्थितियां हैं, देश का वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित हैं। जैसे जमीन पर बैठना, हाथ से खाना खाना, नहाकर खाना, लंबे और ढीले कपड़े पहनना, बेसिले कपड़ों को शुद्ध मानना, ये सब हमारे देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और आदर्श हैं उनके अनुकूल हैं। गर्म देशों में पृथ्वी पर बैठना या पृथ्वी का स्पर्श करना अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ जूतों का उतना सम्मान नहीं जितना विदेशों में है, क्योंकि वहाँ फर्श हर समय ठंडी रहती है। यहाँ हाथ से खाने का चलन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ हर समय हाथ धोए जा सकते हैं। अन्न को भी देवता माना जाता है, उसका सीधा संपर्क अधिक सुखद और स्वाभाविक समझा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ नहाने के लिए जल की न तो कमी है, दूसरा कि नहाना यहाँ की गर्म भौतिकी में बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ नहाना धर्म का एक आवश्यक अंग है। इस प्रकार से जैसा भूगोल होता है, देश की संस्कृतियां भी वैसी ही पनपती हैं। हमारे देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। कहने का मतलब ये कि हम आध्यात्मिकता में, वैचारिकता में ज्यादा विश्वास रखते हैं और इसीलिए लंबे कपड़ों को जो शरीर को दिखावे ना बल्कि उसे ढके, उसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि गर्मी में बहुत खुला नहीं रहा जा सकता है। बेसिले कपड़े जैसे धोती नित्य में सहज ही धोए जा सकते हैं, उनमें किसी प्रकार का सीवन का मैल नहीं होता और हमारे यहाँ नंगे सिर रहने की अपेक्षा सिर ढकना संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। पुरुष भी अपने सिर पर किसी न किसी प्रकार का वस्त्र जरूर रखते हैं, टोपी है, पगड़ी है आदि, और स्त्रियां भी अपना सिर ढकती हैं। इसका मूल कारण यह है कि साल के अधिकांश हिस्सों में यहाँ गर्मी पड़ती है और गर्मी की ऋतु में सिर को ढकना आवश्यक है। इस प्रकार देश के वातावरण और रुचि के अनुकूल ही मांगल्य वस्तुओं का अर्थात मंगल वस्तुओं का, शुभ वस्तुओं का विधान भी किया जाता है। फूलों में हमारे यहाँ कमल को अधिक महत्व दिया जाता है। इसका संबंध जल और सूर्य दोनों से है। वह जल में रहता है और सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है। जल और सूर्य दोनों ही बहुत आवश्यक हैं, इसीलिए भारत देश की संस्कृति में जल और कमल का बहुत महत्व है। कमल ही सब प्रकार के शारीरिक सौंदर्य का उपमान हमारे यहाँ माना गया है। नेत्र कमल के आकार के कहे गए हैं। मुख की तुलना भी कमल की कोमलता से की गई है और इस प्रकार से हमारे यहाँ कमल बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसीदास जी ने तो राम के प्रत्येक अंग की तुलना कमल से ही की है। वे कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कि राम की आंखें कमल जैसी हैं, नए नए खिले हुए कमल जैसी हैं। मुख, उनका मुख भी कमल जैसा है। कर कंज, हाथ भी कमल जैसे हैं और पद कंजारुणम, और उनके पैर जो हैं वे लाल कमल की तरह से कोमल और लाल हैं। इस प्रकार से हमारे देश की संस्कृति में, साहित्य में, कवियों की भाषा में, लोगों के प्रचलित उपमानों में कमल का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ की जो मंगल सूचक वस्तुएं हैं उसमें आम, कदली, दूर्वा अर्थात दूब, नारियल, श्रीफल
आदि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि आम यहाँ का विशेष फल है। इसमें रस भरा होता है और इसका बौर अर्थात इसकी कलियां बसंत की अग्रदूत हैं। अर्थात आम के वृक्ष पर बौर आने का मतलब है बसंत ऋतु आ चुकी है। हमारे यहाँ अश्वत्थ पीपल को विशेष महत्व दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में पीपल को, अश्वत्थ को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और ये कहा गया है अश्वत्थः सर्वः वृक्षाणाम, कि सभी वृक्षों में यदि वृक्ष है तो अश्वत्थ का वृक्ष ही सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति में जिन जिन वस्तुओं को महत्व दिया गया है वे सब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में मानी गई हैं। भगवान बुद्ध को भी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ही बुद्धत्व प्राप्त हुआ था और स्थावर वस्तुओं में हमारे यहाँ हिमालय, सरिताओं में गंगा, पक्षियों में गरुड़ और ऋतुओं में बसंत ऋतु को बहुत महत्व दिया गया है। स्त्रीलिंग चीजों में कीर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि और धृति अर्थात धैर्य को महत्व दिया गया है। यह भी हमारे राष्ट्र की मनोवृत्ति का ही परिचायक है। इस प्रकार अभी तक आपने जो अंश पढ़ा उसमें हमें यह स्पष्ट हुआ कि जिस देश में जिस चीज की उपलब्धता होती है, जिस चीज की आवश्यकता ज्यादा महसूस की जाती है, वे ही चीजें उस देश की संस्कृति में, उस देश की भाषा में, उस देश के लोगों के विचारों में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इस प्रकार से भाषा कहने को तो बाहरी अंग है, लेकिन भाषा के माध्यम से ही किसी राष्ट्र की मनोवृत्ति का, उसकी प्रवृत्ति का, उसकी सोच का, उसके दर्शन का पता चलता है।